वेलकम गाइस, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि इससे पहले एक वीडियो आ चुकी थी जिसमें हमने ये बताया था कि कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर डिलीट हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे जो रेगुलर स्टूडेंट है वो ये भी जान चुके होंगे कि उसमें जो वॉइस है वो मेरी नहीं है, अदर किसी के हैं। तो मैं उस वीडियो से यही आपको बताना चाह रहा था कि ऐसे किसी भी क्वेश्चन पर रेट लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। बेहतर होगा, याद रखिए, जो आपको सिलेक्टेड है उन्हीं पर आप रेट लगाएं। ठीक है, वैसे तो हर एक स्टूडेंट 100 के 100 क्वेश्चन पर लगाएंगे, ठीक है, लेकिन ये कोई ज़ायद बात तो है नहीं। बिना कोई बात के अगर आप लगाते हो तो इसका कोई फ़ायदा भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि वहाँ पर भी बोर्ड है, तो बोर्ड में उनको भी एक्सपीरियंस है कैसे क्वेश्चंस है, कहाँ से क्वेश्चंस है, कैसे क्वेश्चंस बनाए गए हैं। ठीक है, तो इन फालतू बातों के पे यानी फालतू बातों पर ध्यान आपको नहीं देना है। ऐसी वीडियोस को आपको दूर से ही रहना है। ठीक है, ऐसी वीडियोस पर दूर से ही आपको बात करनी है या फिर दूर ही रहना है। तो जैसे कि यहाँ पर बात कर सकते हैं कि उसमें बताया गया था इस क्वेश्चन के बारे में। तो ठीक है, मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा करंट जीके का है, तो इसमें थोड़ा सा हेर फेर हो सकती है। ठीक है, अदरवाइज़ याद रखिएगा, जीके में वैसे कॉमन क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं, तो आप इस पर स्पेशल कोई रेट नहीं लगा सकते। ठीक है, लेकिन अगर मैं डाउटफुल यहाँ पर बात करता हूँ तो ये करंट का क्वेश्चन वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस पर लग सकती है, उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन ये है, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे, ये सब कुछ हमारे सिलेबस में है। ठीक है, मैं यहाँ पर आंसर की के बारे में तो बात नहीं करूँगा, लेकिन बस ये बताऊँगा कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि डाउटफुल है। अब ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि राजस्थान जी के वो कोई भी पार्ट ऐसा नहीं होता कि उसे आप हटा सकते हो, मतलब सिलेबस से बाहर बता सकते हो। जीके में कॉमन पूछ लिया जाता है, ऐसे बेसिक बात है। जैसे कि एग्रीकल्चर में पूछा आता है, ठीक है, जो आपके सिलेबस में नहीं है उनसे भी पूछा आता है। तो आप ये नहीं कर सकते कि सर ये तो हमने पढ़ा या नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है। ऐसा नहीं होता। बेसिक है, बेसिक आपके एग्रीकल्चर है तो आप वो पूछ सकता है। आपको वो बेसिक नॉलेज भी तो देखना चाहता है। अगर आपको जॉब दे रहा है तो वो बेसिक नॉलेज भी तो देखेगा। ऐसे मान लीजिए कि सभी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर बस टेस्ट लिया जाता है कि आपको कितना नॉलेज है, आपको एग्रीकल्चर का कितना नॉलेज है। ठीक है, तो उसी का यहाँ पर नॉलेज लेने के लिए ही पेपर रखते हैं। पढ़ते सभी हैं, बस क्वालिफाई कौन होते हैं वो उतना ही चाहते हैं। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन के बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सब है। ठीक है, यहाँ पर बस ये क्वेश्चन थोड़ा सा है डाउटफुल कि भडला सोलर पार्क, क्योंकि सोलर पार्क से है, ये मतलब उद्योग से है, और उद्योग हमारे टॉपिक में नहीं है। बस केवल यहाँ पर डाउट आप पैदा कर सकते हो, अदरवाइज़ ऐसा कोई नहीं है कि ये रूल हटेगा, मतलब ये क्वेश्चन हटना ही चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है। बोर्ड चाहे तो हटा भी सकती है, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, वो रखेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पर आप लगा सकते हो। ठीक है, गोसुंडी अभिलेख है, ये सभी आपके सिलेबस में है, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रूप से याद देखिए ये आपके सिलेबस में है। ठीक है, जैसे कि ये है आपकी फट चित्रकला है, उनसे है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। स्पाइस पार्क है, ये भी आपके मान लीजिए एग्रीकल्चर का पोर्शन में भी आ जाती है। स्पाइसेस आ रही है, वहाँ पर याद रखिएगा ये वाला क्वेश्चन भी आपके एग्रीकल्चर से भी संबंधित थोड़ा सा और जीके से भी थोड़ा सा रिलेटेड है, तो इस पर भी आप रेट नहीं लगा सकते। इसके बाद में बात करेंगे, बात तारी फुलवारी, ये डायरेक्ट आपके 19 से क्वेश्चन से। कहाँ से क्वेश्चन है? पुस्तकों से। जैसे कि आपको पता होगा 1857 की क्रांति है, या फिर आपने देखा होगा साहित्य। ठीक है, तो साहित्य का कुछ पोर्शन आपने है, तो उससे ये क्वेश्चंस लिया गया है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके सोइल है, सोइल से ये क्वेश्चन बना गया है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्वेश्चन याद रखिएगा। तो अब ये बताइए, आपके पिछली बार क्या अभ्यारण्यों से क्वेश्चन नहीं आया था? आया था, और वो क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ था। तो आप ये नहीं कह सकते ये क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि याद देखिए, वो पिछली बार भी अभ्यारण्य से क्वेश्चन पूछा था उसने, और इस बार भी अभ्यारण्य से पूछा है, तो आप इस पर भी नहीं लगा सकते। लगाएंगे तो वैसे सभी स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन पर भी नहीं लगाओ तो ही बेहतर होगा, क्योंकि उसने पिछली बार भी अभ्यारण्य से क्वेश्चन पूछा था, इस बार भी उसने पूछा है। बस इस बार ये है कि उसने ये पूछा है कि नया कौन से बना था। अब ये करंट नहीं है, देखा जाए तो ये करंट नहीं है, ये इसकी घोषणा तो पहले ही हो चुकी है, 2015-16 के मध्य ही इसकी घोषणा हो चुकी थी, बस ये बना नहीं है। ठीक है, तो ये कोई करंट का क्वेश्चन तो है नहीं, क्योंकि ये पॉपुलर क्वेश्चन है, तो ये आपके बेसिक में आ सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इनको हम क्लियर करते हैं। हमारी अकॉर्डिंग केवल जो यानी हमारे जो टॉपिक से रिलेटेड नहीं है उन्हीं के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आपकी सवाई चेसिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आजम जाजम, ये आपके आ जाते हैं। ठीक है, ये सभी याद रखिए आपके आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चंस लिए गए हैं। आजम जाजम कहाँ की थी? चित्तौड़गढ़ की थी।
भैंसोड़गढ़ और बिजोलिया, तो ये भी आपके सिलेबस में है। पठारों से संबंधित जब आपने पढ़ा होगा जैसे कि अरावली, तो अरावली में ये सभी पठार आ जाते हैं, ठीक है। जब आप बेसिक क्लियर किए होंगे, जब भी राजस्थान जी की पढ़ी होगी तो वहाँ पर ये आ जाते हैं, तो इस पर भी कोई दिक्कत नहीं है। भैंस और बीज, ठीक है। भैंस को जब बीज देंगे तो ऊपर का माल आएगा। कैसे याद रखोगे इसे? भैंस को जब बीज देंगे तो ऊपर का माल आएगा, मतलब ऊपर माल, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऊपर माल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। उत्खात भूमि, तो याद रखना उत्खात भूमि की अगर बात करता हूँ तो चंबल वाला जो साइड है आपका, चंबल वाला एरिया है, तो वहाँ पर याद रखिएगा जो बड़े बड़े खड्डे बनते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं, याद रखिए, उत्खात भूमि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। क्यों? क्योंकि वहाँ पर चंबल बहती है और चंबल से वहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं और इसी को बोला जाता है उत्खात भूमि, ठीक है। तो इसमें भी कोई डाउट नहीं है क्योंकि आपकी नदियाँ है तो ये किसान आपके बन गया है। ये है डायरेक्ट, आपको पता है क्योंकि यहाँ पर आपके संत और संप्रदाय से क्वेश्चन है और वो आपके डायरेक्ट सिलेबस में है, तो यहाँ पर भी आपके कोई डाउट नहीं है। शाहपुरा भीलवाड़ा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कि स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा, तो सागरमल गोपा याद रखिए स्वतंत्रता आपके 1857 की क्रांति है, तो वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है, तो इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सागरमल गोपा है, ये जैसलमेर के हैं, ठीक है। पोथीखाना संग्रहालय याद रखिए, ये भी आपका आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर भी आप कुछ नहीं कह सकते। ये कहाँ पर है? जयपुर में स्थित है पोथीखाना, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो ये बताइए, क्या जब आप राजस्थान जीके पढ़ोगे तो आपको ये पता नहीं होना चाहिए कि राजस्थान में कितनी पॉपुलेशन है, क्या सिस्टम नहीं है? तो ये क्वेश्चन आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। वैसे ये डायरेक्ट आपकी जनजातियों से क्वेश्चन है, इसमें तो आपको वैसे भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अनुसूचित जनजाति कहाँ पर है? उदयपुर में है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे और कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर डिलीट हो सकते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे। जो का है इसका तो आपको वैसे भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो होडियम वल्गेर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर याद रखिए इस क्वेश्चन पर भी कुछ क्वेश्चन है, मतलब कुछ यूट्यूबर्स है वो कि डाउट पैदा कर दे हैं। तो वैसे यहाँ पर ये बताइए कि उसने ये थोड़ी पूछा है कि IMD की स्थापना कहाँ पर हुई है, ये तो नहीं पूछा। उसने ये पूछा है कि 1875 में कहाँ पर हुई है। तो अच्छा, 1875 में तो पुणे में ही हुई है। जितनी भी बुकें देख लेना सभी में पुणे ही आएगा 1875। तो बेशक कुछ यहाँ पर ऐसे भी बता रहे होंगे कि इसकी स्थापना कोलकाता में हुई है, ठीक है, मान लेते हैं कि कोलकाता में हुई है, लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 1875 में कहाँ पर हुआ। तो 1875 में तो हमारा राइट आंसर पुणे ही जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये प्रेजेंट में कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। डाटा इससे अलग अलग है, ठीक है। IMD है जो ये प्रेजेंट में तो नई दिल्ली में है, स्थापना इसकी कोलकाता की गई थी, लेकिन 1875 में ये कहाँ पर थी? पुणे में थी, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन पर फालतू में वेस्ट मत करना रुपए वगैरह, ठीक है। चलिए, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की कमी किस में होती है? डायरेक्ट क्वेश्चन आपको लिया गया है, ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी हम कवर करा चुके थे, मक्का में होती है। अब यहाँ पर याद रखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना था कि आपको ये तो पता होगा कि 150 किलोग्राम जो नाइट्रोजन है ये कितने यूरियाज़ में प्राप्त होती है। आपको इतना पता है कि जब 100 किलोग्राम हम यूरिया देते हैं तो 46 kg नाइट्रोजन प्राप्त होता है। तो आप इतना तो दिमाग लगा लेते कि मान लीजिए 150 प्राप्त करना है तो हम 3 बार कर देंगे ना, 300 kg तो वैसे ही आने वाला है, ठीक है। अब इसने बोला है 10 हेक्टर के लिए, तो 300 का अगर आप 10 से भी मल्टीप्लाई कर देते, एवरेज तौर पर मान के चल रहे हैं, तब भी आपका 3000 तो आना चाहिए था। अब यहाँ पर 3000 भी अगर आप आ रहा है तो भी आपका ऑप्शन तो केवल एक ही है जो कि इसके आसपास है, 3255। तो वैसे ही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो रहा था। अब इसमें भी कुछ स्टूडेंट है जो कि बोल रहे हैं कि ये भी गलत होना चाहिए। भाई किस बात से होगा ये डिलीट? आपको ये कोई तरीका है, मतलब आप रीज़न बता सकते हो किस बात पे डिलीट होगा? नहीं होगा। ऐसे आप कुछ भी बोल सकते हो और ऐसे ही कोई बोर्ड मान लेगी, वो वैसे ही कोई पागल तो है नहीं, ठीक है। आप जो भी बोलोगे वो मानेगी, ऐसे तो नहीं होने वाला। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3255 kg, ठीक है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन पर भी कुछ यूट्यूबर्स है वो भी बता रहे हैं कि ये भी क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए। भाई ये बता मेरे को किस बात पे ये क्वेश्चन डिलीट होगा? क्या आपके सिलेबस में नहीं है? बिल्कुल है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन डाउटफुल है, मतलब कहना क्या चाह रहे हैं वो, इसका मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है 100 - BD / PD × 100, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है। अब इसके अकॉर्डिंग आप जब करके देखोगे तो इसका जो राइट आंसर आने वाला है वो 43.3 आएगा।
अब यहाँ पर ये बताइए कि ऑप्शन आप देख सकते हो, अगर यहाँ पर आपको 44 ऑप्शन मिलता तो आपका बिल्कुल 44 राइट आंसर होता, अगर 43 मिलता तो 43 आपका राइट आंसर होता, और अगर 42 होता तो 42 भी आपका राइट आंसर होता। क्यों? क्योंकि इसके आसपास का एवरेज माना जाएगा। जैसे कि आप ऑप्शन देख सकते हो यहाँ पर 42 दिया गया है, तो 42 ही होगा, न कि याद रखिए 40 होगा, क्योंकि 40 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 40 बहुत कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा एग्जैक्ट जो आंसर आ रहा है वो 43 आ रहा है। तो एवरेज तौर पर मान के चलो, जैसे कि इसका एग्जांपल की मैं बात करूँगा तो जैसे कि भैंस की गर्भाव काल है, ठीक है, आपको सभी को पता है कि भैंस की जो गर्भावधि काल है वो 310 दिन का होता है। अब ये बताइए, जेट में कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भैंस की गर्भावधि समय, और ऑप्शन में रहता है 307 दिन। तो क्या आप ये बोल दोगे मतलब ये क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए? आप ये बोल दोगे? नहीं बोल सकते, क्योंकि एवरेज माना जाता है एग्रीकल्चर में, ऑब्जेक्ट के अनुसार याद रखिए एवरेज मान लिया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन पर भी आप रेट नहीं लगा सकते, लगा रहे हो तो अपने पैसे वेस्ट कर रहे हो। ऐसे केस पर लगाओ ना तो ही बेहतर होगा, ठीक है। तो ऐसे एवरेज आपको देखा जाता है। क्यों? क्योंकि याद रखिए वो एग्जामिनर है, उसको यही देखना है कि कितने यहाँ पर स्टूडेंट कट सकते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा काटना चाहता है, न कि आपको सिलेक्शन करवाना चाहता है, क्योंकि उसको 1,50,000 में से केवल कितने लेने हैं? 2,000 लेने हैं या फिर 2400 लेना है। तो उसको भीड़ कम करनी है, तो भीड़ वो कैसे भी कम करेगा, ठीक है। बस ये आपके सिलेबस में है, वो किस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन दे सकता है। ये क्वेश्चन आपके डायरेक्ट इंस्टीट्यूट से लिया गया है, जो कि कहाँ पर है? CIAE। आपको कई बार रटवाया था ये क्वेश्चंस। ये केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी जो संस्थान है ये भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका हमने बात कर ही ली है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंधी गुड़ाई है, कॉमन सा क्वेश्चन, डायरेक्ट हमने बताया था गन्ना से संबंधित होती है। वैसे याद रखिए ये अदर में भी की जाती है, जैसे कि मान लीजिए आलू में भी की जाती है, ठीक है। गन्ना और आलू इसका फेमस क्वेश्चन है, दोनों अगर ऑप्शन में आते तो आपके वैसे ही हो जाना चाहिए था। वैसे यहाँ पर कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि उसने एक ही तो दिया है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, वैसे इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी बाजरा से, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि बाजार मतलब नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा ये करंट का क्वेश्चन था, तो वैसे देखा जाए तो एग्रीकल्चर में करंट पूछ सकता है, ठीक है, करंट पूछ सकता है, लेकिन इस पर भी थोड़ा सा डाउटफुल है। तो वैसे तो नहीं लगानी चाहिए आपको इस क्वेश्चन पर, लेकिन आप जैसे भी मानो, इसका तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। ये करंट का क्वेश्चन है, इतना बता सकता हूँ, ठीक है। चलिए, डायरेक्ट है आधार 20, इसको कई बार आपको रटवाया था। कितनी बार इस क्वेश्चन को आपको बताया था कि इसको रट लेना। आधार 20 को मदर बीज कि मदर सीड भी से ही बोलते हैं। इस पर सफ़ेद कलर का टैग लगा होता है। कितनी बार ये क्वेश्चन रटवाया था? आ गया सीधा का सीधा, ठीक है। तो इस पर सफ़ेद कलर का रहता है, और आधार बीज को ही मदर सीड के नाम से जाना जाता है। ओके, क्लियर क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये आपके एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं। आपको कई बार बताया था कि राजस्थान में 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है। आप मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट याद नहीं करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो याद रखिए जो मैप आपका, ठीक है। मैप तो मैं बनाऊँगा नहीं यहाँ पर, लेकिन जैसा भी बने मैं आपको एक बार समझा देता हूँ थोड़ा सा, जिसमें आपको याद हो जाए। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट है, इतना सा याद रखा करो कि यहाँ पर फर्स्ट है, यहाँ पर आपका सेकंड है, मतलब फर्स्ट ए यहाँ पर है, फर्स्ट बी यहाँ पर है, और फर्स्ट सी यहाँ पर है। इतना याद रख लोगे। सेकंड ए यहाँ पर मतलब बीच में है, ये सेकंड ए और सेकंड बी यहाँ पर है, बीच में है। थर्ड ए और थर्ड बी याद रखिए इस कोने में है, थर्ड ए और थर्ड बी यहाँ पर इस कोने में है। इतना याद रख लोगे। और इस नीचे जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, तो यहाँ पर आपके फोर्थ ए और फोर्थ बी आ जाएगा। इतना तो याद रख पाओगे। और यहाँ पर जो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ है, ये कौन सा संभाग है? ये 5वां संभाग है, मतलब 5वें एग्रो क्लाइमेटिक जोन से। अब इतना तो याद रखा करो, कम से कम मैप के अकॉर्डिंग तो आप क्वेश्चन कर सकते थे। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पर भरतपुर और करौली पूछा गया, आपको मैप इतना तो पता होगा कि भरतपुर करौली कहाँ पर पड़ता है? इस एरिया में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? इस एरिया में पड़ता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऑप्शन में देखिए कि फोर्थ ए, तो फोर्थ ए तो नीचे है, तो ये तो वैसे ही आपका ऑप्शन कट जाता। क्वेश्चन को काटा करो, ठीक है, जितना हो सके उतना काटा करो। फोर्थ भी है, ये भी आपका डायरेक्ट यहाँ पर है, तो यहाँ पर डायरेक्ट ही कट रहा था, मतलब 2 ऑप्शन तो आपके डायरेक्टली कट रहे थे। बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर डाउट होना चाहिए था कि थर्ड ए और थर्ड बी में। अब थर्ड ए में ये याद रखिए कि थर्ड ए में जयपुर आएगा। अब जयपुर के साथ याद रखिए करौली, भरतपुर तो नहीं आएगा। आप अलवर ले सकते हो, जयपुर के साथ आप नागौर ले सकते हो, आप अलवर ले सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा आप एरिया ले सकते हो शेखावाटी वाला, लेकिन आप ये नहीं ले सकते भरतपुर और करौली। क्यों? क्योंकि यहाँ पर याद रखिएगा ये तो थोड़े दूर हो जाते हैं, क्योंकि जयपुर तो यहाँ पर ही रह जाता है,
यहाँ पर ही रह जाता है जयपुर, तो थर्ड ए में ही, तो थर्ड बी आना चाहिए। बस थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना था, आप इस क्वेश्चन को आज इजीली से कर सकते थे। ठीक है, आप कर पाए या नहीं कर पाए इसका तो मैं कुछ नहीं बता सकता, बस इसका राइट आंसर क्या रहेगा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपको कई बार का तो करवाया था। पंजाब छुआरा किसकी वेराइटी है, टमाटर की वेराइटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाजरा। अब आपको जो क्लोज ट्रिक बताई थी वो क्लोज क्या है, एक प्रकार की पैरासाइटिक वीडी तो है, मतलब परजीवी खरपतवार है। अब परजीवी खरपतवार कई बार इसको रटवाया था, अगर आपने फिर भी याद नहीं किया तो इसमें आपकी गलती है। हमने आपको डायरेक्टली बताया था, यहाँ से क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है। और मक्का ज्वार बाजरा, आपको पता है मक्का ज्वार बाजरा में कौन सा लगता है CLOS, मतलब कसकुटा किस में लगता है, रंज का और बरसीम में लगता है। कसकुटा को ही हम क्या बोलते हैं बताइए, अमरबेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमरबेल बोलते हैं। तो अमरबेल आपको पता है रेंजका में लगती है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, लोरेंथस है, बागवानी फसलों में लगती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर बात करूँ तो आम में लगती है ये ज़्यादातर। ओरोबंकी है, ओरोबंकी आपको पता होना चाहिए, सोलेनेसी कुल वाली फैमिली, सोलेनेसी जो फैमिली है उसमें ये लगता है। मतलब आप ले सकते हो, तंबाकू आप ले सकते हो। ठीक है, मतलब सोलेनेसी वाली जो क्रॉप है उसमें ओरोबंकी लगता है। सरसों, तंबाकू इसका काफ़ी फेमस एग्जांपल है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा आता है। और लास्ट का हमारा बचता है स्ट्राइगा। तो स्ट्राइगा में आता है मक्का ज्वार बाजरा। ठीक है, इतना याद रखना, मक्का ज्वार और बाजरा किस में आते हैं, स्ट्राइगा में आते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए था, स्ट्राइगा। ठीक है, ये कॉमन से क्वेश्चन है, इनमें भी अगर आपको डाउट हो रहा था तो आपने मेहनत नहीं की होगी या फिर खुदा जाने आपने क्या किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर याद रखिएगा, अगर आपने थोड़ा सा भी यहाँ पर ना इतना भी पता होगा ना आपको कि एग्रीकल्चर में आप ज़्यादातर यूज़ क्या करते थे, तो आप 3 ऑप्शन तो वैसे डायरेक्ट आपके कट रहे थे। आपको इतना ही पता होना चाहिए कि लगभग जो एग्रीकल्चर में चलता है, जो टर्म आपकी चलती है वो यही होती है, वाटर यूज़ इफ़िशियंसी, जल उपयोग दक्षता। जैसे कि आपने देखा होगा कि जल उपयोग दक्षता धान की सबसे कम होती है, रागी की सबसे ज़्यादा होती है। धान की सबसे कम होती है और रागी की सबसे ज़्यादा होती है। इतना तो पढ़ा होगा, तो आपने ये तो देख लिया ना, धान की सबसे कम होती है, क्या होती है, वाटर यूज़ इफ़िशियंसी होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो एग्रीकल्चर में जो टर्म यूज़ होती है वो वाटर यूज़ इफ़िशियंसी होती है। ठीक है, इतना क्वेश्चन पहले नहीं पढ़ा था तो ऑप्शन पे ही एक बार गौर कर लेते कि यह वाष्पीकरण में संयुक्त पानी की प्रति इकाई उत्पादित विपणन योग्य फसल की उपज है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया था, नॉर्थ बोर्न के द्वारा दिया गया था। बासमती गुणवत्ता वाले चावल की संकर किस्म कौन सी है, तो याद रखिएगा इसका आपको डायरेक्ट बताया था शायद कि CORH फर्स्ट भी जिसे हम बोलते हैं या फिर PRH 10 भी जिसे हम बोलते हैं, ये दोनों एक ही नाम है, याद रखिएगा, PRH 10 और CORH फर्स्ट। वैसे यहाँ पर याद रखिए आपका जो ऑप्शन में था वो कौन सा था, PRH 10। तो ये संकर वेराइटी है, हाइब्रिड वेराइटी है, तो इसका राइट आंसर हो जाता। अब इसके बारे में बताया था आपको कि इंग्लिश में याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा जो सबसे छोटा किसका होता है, क्ले का होता है, उससे बड़ा किसका होता है, सिल्ट का होता है। बस यहाँ पर सिल्ट ही तो पूछा गया था, लगभग एग्जाम में क्ले पूछा आता है, लेकिन यहाँ पर आपको सिल्ट पूछा गया था, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत कहाँ थी। आपको क्ले का याद है तो इससे थोड़ा सा बड़ा कर लेते, इससे थोड़ा सा बड़ा कर लेते साइज़, बस आपका सिल्ट आ जाना था। मतलब ये तो आपको पता है कि 0.002 से कम किसका होता है, क्ले का होता है। तो चलिए, ये तो आपको पता था, आपको ये पता नहीं था, लेकिन ये तो पता होगा कि क्ले के बाद ही सिल्ट आती है, मतलब इससे थोड़े से बड़े कण किसके होते हैं, सिल्ट के होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए कि इससे कौन सा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इस शब्द से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो डी ऑप्शन, इसी से स्टार्ट हो रहा है, 0.002 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस इतना सा यहाँ पर करना था कि इस वर्ड से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इससे थोड़ा सा बड़ा है तो बस उसकी साइज़ घट जाएगी, मतलब बढ़ जाएगी 0.02। वैसे इसको आप ऐसे याद ना रख, आप ऐसे याद रखिए कि 0.002 mm से कम तो होती है क्ले की होती है, 0.002 से 0.02 किसकी होती है, सिल्ट की होती है। ऐसे आप याद करोगे ना आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे कम किसका होता है, क्ले का होता है, उससे बड़ा किसका होता है, सिल्ट मृदा का होता है। ठीक है, अब आए आप शायद इस क्वेश्चन को नहीं बोलोगे, इतना याद रखना इसका राइट आंसर क्या है, ये क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चंस पर कोई डाउटफुल है ही नहीं है, मतलब डिलीट तो होने के चांस ही नहीं है कोई। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कैमल क्रॉप, कैमल क्रॉप है, अच्छा खासा क्वेश्चन है, सभी को पता है, ज्वार को बोला जाता है। रेसे को राजा
किसे कहा जाता है? तो याद रखिए यार, जो भी 12th में बुक में मान रखा है, वैसे याद रखिए इसमें कुछ जूट भी बता रहे हैं, कुछ कपास भी बता रहे हैं, लेकिन आपको ये मैच करना है यहाँ पर कि 12th की बुक में क्या दे रखा है। अगर आपके 12th की बुक में कपास है तो आपका एग्जैक्ट कपास ही होगा, अगर 12th की बुक में जूट है तो आपका एग्जैक्ट जूट ही होगा। मतलब इस क्वेश्चन पर आप 12th बेस पर रेट लगा सकते हो, ठीक है। वैसे यहाँ पर इसका कपास होना चाहिए, क्यों? क्योंकि याद रखिए जूट है ये काफ़ी हाई लेवल की क्वेश्चन है, मतलब हाई लेवल की जो आपकी बुक होती है उनमें ये दिया गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा इससे डाउट बन जाता है कि हो भी सकता है, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। आपके 12th में डायरेक्ट दे रखा है, कपास को ही रेशो का राजा बोला जाता है, ठीक है। जूट आपके 12th में चलती भी नहीं है, और 12th में ना ही आपको ये पढ़ाया जाता है कि कपास को रेशो का राजा बोला जाता है, ये आपको पढ़ाया जाता है, न कि जूट को रेशो का राजा बोला जाता है, ये पढ़ाया जाता है, ठीक है। इतना तो आपको भी पता होगा, अगर आप 12th कर रहे हो, 12th पास आउट हो, तो आपने सुना होगा रेशो का राजा लगभग कपास को ही बोला जाता है, और लगभग हमने जो पढ़ा है वो कपास ही पढ़ा है, जूट हमने नहीं पढ़ा है। जूट का हमने ये पढ़ा है कि गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं, तो गोल्डन फाइबर याद रखिए जूट को बोला जाता है, ठीक है। इतना हमने पढ़ा था, बाकी आप देख सकते हो 12th की बुक में देख लेना, कपास को क्या बोला जाता है, रेशो का राजा बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपका क्लियर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पर भी डाउट है उसके बारे में यहाँ पर हम बताते ही चल रहे हैं। इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे थे उनको भी यहाँ पर हम बता रहे हैं। किस प्रकार के मृदा अपर्दन में मृदा मैट्रिक्स नष्ट हो जाता है लेकिन लंबी अवधि तक पता नहीं चलता है? बस ये कुछ नहीं था, इस क्वेश्चन में ये था, बस थोड़ी सी लैंग्वेज उसने चेंज की है। आपको इतना पता होगा कि ऐसी कौन सी सरण होता है जिसमें याद रखिएगा कि जो मृदा परिच्छेदिका है, मतलब मृदा परत है, वो तो नष्ट हो रही है लेकिन किसानों को पता तक नहीं चलता। जैसे हम याद रखें, एक नाम दिया था कि छिपी हुई मृदा शरण, छिपी हुई मतलब उसका पता नहीं चल रहा, लेकिन सबसे ज़्यादा हानि तो वहीं पहुंचा रही है। तो कौन सा इरोजन था? वो सीट इरोजन था। क्यों? क्योंकि याद रखिए सीट में जो मृदा अपर्दित थी, मतलब सोइल की फर्टिलिटी थी, वो तो याद रखिए खेत से बाहर जा रही थी, लेकिन किसानों को पता तक नहीं चल रहा था कि हमारी जो मृदा है ये जा रही है। मतलब वो कौन सा शरण था? वो परत शरण था, ठीक है। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बस उसने लैंग्वेज चेंज की थी। आपको यही समझना था कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ठीक है। आई थिंक आपने कर दिया होगा, लेकिन जो नहीं कर पाए वो याद रखना, अब से आपको आगे ही अगर क्वेश्चन पूछा आता है तो आप ध्यान रखना कि ऐसी कौन सी जो शरण है जिसमें मृदा का अपर्दन भी हो जाता है लेकिन पता भी नहीं चलता, तो वो होती है सीट इरोजन। क्यों? क्योंकि याद रखिए सबसे ज़्यादा जो शरण होता है वो इसी से होता है। सबसे ज़्यादा जो हानिकारक होती है वो भी याद रखिए सीट इरोजन ही होता है, परत शरण ही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि नर्सरी में पौध उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त माध्यम हो सकता है। चलिए इस क्वेश्चन पर आपको यहाँ पर डाउट क्लियर कर देता हूँ। इसी क्वेश्चन का आप इंग्लिश में पढ़िए कि विच कैन बी द ग्रोविंग मीडिया फॉर रेजिंग द सीडलिंग इन नर्सरी। ये पूछा गया है कि नर्सरी में जो पौधे उगाए जाते हैं उनके लिए कौन सा मीडिया यूज़ किया जाता है। इसने ये पूछा है, न कि सबसे बेस्ट कौन सा है ये पूछा है इसने, ठीक है। आप इंग्लिश में देख सकते हो, यहाँ पर आपको ऐसा कोई दे नहीं रखा है कि सबसे बेस्ट कौन सा है, ठीक है। इसने डायरेक्ट ये पूछा है कि ग्रोविंग मीडिया कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो स्फेगनम घास या फिर स्फेगनम जो मोस है, इसका प्रयोग याद रखें एयर लेयरिंग में किया जाता है। किसके लिए? नर्सरी के लिए। एक प्रकार से जो आप जो रोटी स्टॉक या फिर सायोन का यूज़ करते हो एयर लेयरिंग में, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, याद रखिए ये जो पौधों को जहाँ पर उगाया जाता है वहाँ पर हम स्फेगनम मोस घास को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार का नर्सरी का वो काम कर रहा है, मतलब वहाँ पर पौधा निकल रहा है, एक नया पौधा निकल रहा है, और वह स्थान जहाँ पर याद रखिएगा या फिर वह मीडिया जिस पर नया पौधा निकलता है वो एक प्रकार का नया नर्सरी ही कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए हम कोई पौधे तैयार कर रहे हैं तो वो नर्सरी में ही तैयार करेंगे। तो उसी का यहाँ पर पूछा गया है कि मीडिया कौन कौन सा होता है। तो सोइल तो आप सभी को पता है, सोइल तो एक मीडिया होता ही है नर्सरी का, क्योंकि जो बेसिकली है जो नर्सरी तैयार की जाती है वो मृदा में ही तैयार की जाती है। इसके अलावा अब आपको ये पता चल चुका है इस स्फेगनम मोस घास का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, एयर लेयरिंग के लिए किया जाता है। चलिए आपको थर्ड ऑप्शन पता नहीं है, परलाइट का यूज़ किया भी जाता है नहीं किया जाता, लेकिन दो ऑप्शन तो आपको क्लियर है, दो ऑप्शन तो आपको क्लियर है। तो अगर दो ऑप्शन है तो वैसे ही आपका उपयुक्त सभी आना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको रीज़न बता दिया है। इसमें सबसे उपयुक्त कोई आपको इंग्लिश माना जाता है। इंग्लिश और हिंदी में सभी पेपरों में ये लिखा रहता है कि अगर हिंदी में कोई मिस्टेक है तो आपका इंग्लिश ही सर्वोपरि माना जाएगा। तो इसमें इंग्लिश में ऐसा कोई पॉइंट लिखा नहीं है कि सबसे बेस्ट कौन सा है। इसने ये पूछा है कि ग्रोविंग मीडिया कौन सा है, ठीक है। तो ग्रोविंग मीडिया सभी होते हैं, तो यहाँ पर उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। ओके, तो यहाँ पर भी आपका हो चुका होगा डाउट क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करूँगा, भारत का कौन सा स्वदेशी है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, याद रखिएगा, बेर होता है जो कि भारत का ही है, ओरिजिन भी इसका भारत ही माना गया है और बेर का कुल है वो रैमनेसी माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड डायरेक्ट आपके इंसेक्टिसाइड से पूछा गया है। इंसेक्टिसाइड मतलब इंसेक्ट को मारने के लिए जिस दवा का प्रयोग किया जाता है वही तो इंसेक्टिसाइड कहलाती है। इंसेक्टिसाइड एक्ट से सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि याद रखिए 1968 में चला था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि शुगर बेबी किस फसल की वैरायटी है? तो शुगर बेबी काफ़ी पॉपुलर वैरायटी है, लगभग एग्जाम में पूछी जाती है। किसकी होती है? तरबूज की होती है। खरबूजा की तो इतना याद रखना, अगर आपको वैरायटी याद नहीं है तो लगभग जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है उन सभी के पीछे मधु जुड़ा होता है। तो मधु अगर आपको कोई सी वैरायटी के पीछे दिखाई देता है एग्ज़ाम में, याद रखना। अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता है, बेसिकली आप याद रख सकते हो, जैसे कि हरा मधु हुआ। ठीक है, हरा मधु काफ़ी फेमस वैरायटी है इसकी। किसकी? खरबूजा की। शुगर बेबी किसकी है? तरबूज की है, जैसे कि शुगर बेबी हुआ, दुर्गापुरा केसर हुआ, ये सभी क्या है? तरबूज की वैरायटी, काफ़ी फेमस है। तो इनको तो आप याद ही रखना, क्योंकि यहाँ से लगभग आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हरा मधु है, यहाँ से भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा आता है किसकी वैरायटी है। तो मधु याद रखना। अगर आपको याद नहीं रहता है तो मधु अगर आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन में, मतलब क्वेश्चन में, तो आप डायरेक्ट आप खरबूजा कर सकते हो। ठीक है, और शुगर बेबी और दुर्गापुरा केसर किसकी होती है? तरबूज की होती है। इसका भी आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। अब यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं है इस क्वेश्चन में, तो कोई वाइटिस विनिफेरा अंगूर का होता है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में आम का सबसे बड़ा उत्पादक तो भारत ही होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो भारत है ये एक्सपोर्ट करता है कितना परसेंट? 54%। अगर एक्सपोर्ट कर रहा है, निर्यात कर रहा है, तो क्यों कर रहा है? यहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, अगर तभी कर रहा है, तभी तो कर रहा है। तो बस इसका राइट आंसर क्या था? भारत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अब ऐसा आपको यहाँ पर मेथड बताना था कि जिसे हम चाइनीज़ लेयरिंग भी बोलते हैं, पोर्ट लेयरिंग भी बोलते हैं, मार्कोटेजिया गुट्टी के नाम से भी जिसे जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट एयर लेयरिंग से पूछा गया था। ये आपकी कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका किसका था? हॉर्टिकल्चर का क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन में तो आपको डाउट भी नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये तो सीधे हुए हैं, मतलब सीधे पुटअप हुए हैं। तो इनमें अगर आप इनमें भी डाउट हो रहे हो तो फिर आपको ना तो आपने तैयारी की है। अगर आपको इन क्वेश्चंस में भी डाउट हो रहा है, या तो आपने तैयारी नहीं किया, फिर जो भी आप माने, मैं यहाँ पर क्या बताऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि निम्न में से कौन सा फल सूखा प्रतिरोधी है? तो सूखा प्रतिरोधी कौन सा होता है? अनार होता है। बाकी सभी आपके ऑप्शन कट जाते हैं, लेकिन अनार जो आपका बच जाता है, ठीक है, इसका अनार ही माना जाएगा। लिकोरिस इस नाम से भी जाना जाता है। अब ये बताइए कि चलिए आपको ये पता नहीं था कि लिकोरिस किसको बोला जाता है, आपको ये पता है? अश्वगंधा को विंटर चेरी बोला जाता है, ये तो पूछा है, पिछली बार भी पूछा था, विंटर चेरी अश्वगंधा को बोला जाता है। ये सब गोल चलिए आपको पता नहीं है, लेकिन आपको इतना तो पता होगा, कभी आपने सुना है जब इस गोल पढ़ा है कि आपको लिकोरिस नाम मिला है? ये सब गोल में तो नहीं मिला। ये सब गोल में तो लगभग जो पॉपुलर क्वेश्चन है वो भूसी वाला आता है। ठीक है, जिसका प्रयोग हम करते हैं भूसी का या फिर दाने का, इनका अनुपात क्या होता है, इसका कौन सा पार्ट यूज़ किया जाता है, लगभग इस सब गोल से यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अश्वगंधा है, अश्वगंधा से भी ऐसा कुछ है नहीं, लिकोरिस से इसका कोई संबंध भी नहीं है। तो अगर आपके दो ऑप्शन कट रहे थे तो तीसरा ऑप्शन तो आपको वैसे ही बच रहा था, कौन सा था? मुलेठी था। अब यहाँ पर इसमें भी कोई डाउट पैदा कर रहे हैं, तो भाई ये बताइए कि आपके जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स है, क्या उसमें मुलेठी नहीं आ सकता? उसने कोई स्पष्ट तो नहीं दे रखा कि आपके ऑर्नामेंटल में कितने हैं, या फिर औषधीय प्लांट है उनमें आपके कौन कौन से पौधे हैं, उसने स्पष्ट तो नहीं कर रखा आपको। तो ये क्वेश्चन आपके डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट रूप से याद रखिए आपके सिलेबस में है, तो आप इस पर भी कोई रिट नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि याद रखिए ये जो आपका है ये क्या है? याद रखिए लिकोरिस। लिकोरिस मतलब एक प्रकार का औषधीय प्लांट है या फिर ऑर्नामेंटल प्लांट है। ठीक है, आप कैसे भी मानो, जो भी आपको मानना है, लेकिन आपके ये सिलेबस में है। ठीक है, आप इस पर कुछ भी रिट नहीं लगा सकते, बाकी आप जानो। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, पुष्कर किस की खेती के लिए जाना जाता है? तो पुष्कर में आपने देखा होगा, याद रखिए गुलाब की खेती है। कॉमन सा क्वेश्चन था, आपने सभी ने कर दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो चेती गुलाब है वो होता है दसमक खमनोर राजसमंद में, और जो नॉर्मल होता है गुलाब याद रखिए वो पुष्कर में ही होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे पेक्टिन। तो आपको कई बार बताया था जो अच्छी पेक्टिन है, याद रखिएगा, मतलब अच्छी जेली है, उसमें 1% जब जेली रहेगी, क्या बोल गया, सॉरी,
कि एक अच्छी जेली होती है उसमें याद रखिए पेक्टिन की अगर 1% मात्रा होती है तो अच्छी मानी जाती है, इतना तो पता होगा। अब यहाँ पर ये मान लें चलिए आपको एक पता था, लेकिन आप ये बताइए जब उसमें 1.5 से 2% अगर पेक्टिन हो जाएगी, क्या वो अच्छी रहेगी? नहीं होगी, वो ख़राब ही मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको रिक्वायरमेंट केवल एक की है, आप अगर उसे 2 देंगे तो वो तो ख़राब ही होगी। अगर किसी की मान लीजिए आपको भूख की 1 रोटी की ज़रूरत है और आपको ज़बरदस्ती 2 रोटी दी जाए तो क्या आप खा पाओगे? नहीं खा पाओगे। चलिए मान लेते हैं आपको 4 रोटी की ज़रूरत है, आपने 4 रोटी खा ली, लेकिन आपको 6 रोटी दी जाए तो आप खा लोगे? नहीं खा पाओगे। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर है कि इसे एग्जैक्ट तो एक है। ठीक है, कई बार आपको ये क्वेश्चन करवाया था कि 1% आवश्यकता होती है, 1% आवश्यकता होती है, तो इतना तो दिमाग लगाना चाहिए था कि 1% जहाँ पर है वही आपका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या था? फर्स्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपको डायरेक्ट रटाया हुआ था कि जैम का ध्यान रखना, TSS जैम का होता है 68, जेली का होता है 65। जैम का यहाँ पर आपको डायरेक्ट पूछ लिया, जैम में TSS कितना होता है? तो 68 होता है, डायरेक्ट आपका हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है खजूर, तो खजूर का नॉर्मल क्वेश्चन था, खजूर किसे बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फोनिक्स डेक्टाइलोफेरा, मतलब सेकंड ऑप्शन है राइट आंसर एग्जैक्ट। ठीक है, प्राइड ऑफ इंडिया, प्राइड ऑफ इंडिया काफ़ी पॉपुलर वेराइटी होती है, जैसे कि सितंबर है। प्राइड ऑफ इंडिया और सितंबर ये 2 वेराइटी काफ़ी फेमस है, दोनों ही आपको एग्जाम में पूछी आती है। तो प्राइड ऑफ इंडिया और सितंबर दोनों ही याद रखिए पत्ता गोभी की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। जिब्रेलिक की खोज किसने की थी? तो याद रखिए जिब्रेलिक की जो खोज की गई थी, जिब्रेलिन्स की, ये कवक से की गई थी। किसने की थी? कुरोसावा ने की थी। बिल्कुल आपके है ये, आपके जब आपने पढ़ा होगा, जैसे कि मान लीजिए ऑक्सिन्स आप पढ़ते हो, FCC अम्ल आप पढ़ते हो, वहाँ पर ही आप ये पढ़ते हो, जिब्रेलिक अम्ल हुआ, FCC अम्ल हुआ, इथाइलिन हुआ, ऑक्सिन हुआ, इंडोलेस्टिक एसिड हुआ, नेफ्थलिक एसिड एसिटिक हुआ, आया हुआ को कुछ याद? ठीक है, तो वहीं से ये क्वेश्चन है, ये किसने की थी? कुरोसावा ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? कुरोसावा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डायरेक्ट आपको बताया गया था कि आलू या प्याज का जो अंकुरण है, अगर आपको फुटान रोकना है तो आप किसका यूज़ करोगे? मैलिक हाइड्रेजाइड का आप प्रयोग करोगे, MH का प्रयोग करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गमोसिस, तो गमोसिस किसका रोग है? आपको डायरेक्ट ये बताया गया था कि गमोसिस से नींबू वर्गीय का रोग है। जैसे कि इसका एक फेमस क्वेश्चन है सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर किसके होता है? सिट्रस कैंकर होता है, याद रखिए, ये जीवाणु से होता है। किससे होता है? जीवाणु से होता है, इतना याद रखना। इसके बारे में कई भी आपको पूछा जा सकता है ये भी। वैसे गमोसिस होता है, याद रखिए। इसमें क्या होता है? गोंद जैसी स्थिति हो जाती है, जैसे कि आपने बाजरा में देखा होगा एक चेपिया रोग। ठीक है, कौन सा? गोंदिया या चेपिया रोग होता होगा, देखा होगा, सॉरी। तो अर्गट सुना होगा, अर्गट तो सुना होगा, काफ़ी फेमस डिजीज़ है बाजरा की। तो उसी टाइप में याद रखिए ये होती है, लेकिन ये होती है नींबू वर्गीय में और अर्गट होता है आपके बाजरे में। ओके, तो याद रखना गमोसिस होती है नींबू वर्गीय फलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में तो आपको कुछ सोचने की भी ज़रूरत नहीं थी कि जहाँ पर कुफरी लग गया, तो कुफरी इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? शिमला हिमाचल प्रदेश में। और कुफरी इंस्टीट्यूट है किसका? आलू का है। तो यहाँ पर तो आपको कुछ सोचने की भी ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट आपका राइट आंसर होता आलू। क्यों? क्योंकि जिस वैरायटी के आगे अगर कोफरी जुड़ा है तो सभी आलू की ही वैरायटी है। क्यों? क्योंकि याद रखिए जो कोफरी है ये किसका इंस्टीट्यूट है? ये आलू का ही एक इंस्टीट्यूट है, कोफरी, शिमला, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर आपका कि सिंचाई की यह प्रणाली पौधों को उसके उपभोग्य उपयोग के बराबर पानी की आपूर्ति करती है। मतलब क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा लेकिन यहाँ पर लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज की थी। अगर आपने सही से समझ लिया था तो आप इजीली कर सकते थे, अगर आपने नहीं समझ पाई तो आप छोड़ भी सकते थे। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है आप 100 में से 100 ही अटेंड करो, आप छोड़ सकते थे। आपको नहीं समझ आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ सकते थे। लेकिन महान जो विद्यार्थी हैं हमारे, करके भी आए हैं और फिर बता भी रहे हैं कि ये तो गलत होने चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा, बस उसने लैंग्वेज चेंज की थी। आप ये बताइए, चलिए इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि ऐसा कौन सी विधि है? ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, बस आपको मैं समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसा कौन सी विधि है जिसमें आप इतना ही पानी देते हो जितना कि प्लांट लेता है, जितना कि पौधा लेता है। तो कौन सा वो हुआ, मतलब मेथड कौन सा हुआ बताइए। आपको इतना पता है कि एक ऐसा विधि है जिसमें हम इतना ही पानी देते हैं जितना कि पानी उपयोग कर लेता है, जिसे हम बोलते हैं टपक टपक विधि, जिसे हम बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन, जिसे हम बोलते हैं बूंद बूंद सिंचाई विधि। कुछ याद आया? क्यों? क्योंकि उसमें एक एक बूंद दे रहे हैं। अब एक एक बूंद अगर पानी गिरेगा तो उस पौधे में इतनी तो क्षमता है कि वो पानी जो बूंद के रूप में गिरा है उसको तो वो आसानी से महसूस कर सकता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा तो वो पानी जा नहीं रहा। ठीक है, लेकिन बूंद के ज़रिए जा रहा है तो उसको पानी की कमी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसका याद रखिएगा वो डायरेक्ट क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब उसका डायरेक्ट वो उपभोग कर रहा है।
ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन था, बस आपको समझने की ज़रूरत थी। इसका राइट आंसर क्या था? सेकंड ऑप्शन, बूंद बूंद, या जिसे हम बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे हीपर। तो हीपर है डायरेक्ट, आपको पता है, याद रखिए, मादा को बोला जाता है, मादा मवेशी को ही हीपर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में बकरी की आबादी में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि यहाँ पर बकरी ही सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर यहाँ पर राजस्थान नहीं पूछता, भारत पूछता, तो आपका गाय आ जाता, लेकिन राजस्थान में बकरी सबसे ज़्यादा है, तो राजस्थान का कौन सा स्थान है? फर्स्ट स्थान है, ठीक है। भारत में जो फर्स्ट स्थान है वो गायों का है, लेकिन राजस्थान में बकरियों का फर्स्ट स्थान है। अब मेमने किसे बोला जाता है, आपको ये पता है? मेमने भेड़ के बच्चे को बोला जाता है। तो आपको ये पता है कि भेड़ की जो पूँछ काट दी जाती है, पूँछ काटने की जो विधि होती है वो क्या कहलाती है? डोकिंग कहलाती है। आसान सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट आपको कराए हुए क्वेश्चन है ये, आपको बस थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। मेमना किसे बोला जाता है? भेड़ के बच्चे को ही मेमना बोला जाता है। और अगर भेड़ की पूँछ काट रहे हैं या फिर मेमने की पूँछ काट रहे हैं, बात तो एक ही है, तो यहाँ पर आपका डायरेक्ट डोकिंग हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हीपर की बात कर चुके हैं। पहले प्रसव के से युवा मादा मवेशी ही क्या कहलाती है? हीपर कहलाती है। बकरी की विदेशी नस्ल कौन सी है? चलिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है आपको, यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है, मान लीजिए विदेशी नस्ल है, आप यहाँ पर बोल रहे हो कि जो बारबरी है ये भी एक विदेशी नस्ल है, ठीक है। मान लेते हैं कि अफ्रीका का जो सोमानिया का बर्बरा क्षेत्र है वो इसका ओरिजिन माना गया है, लेकिन कहीं पर ये माना गया है, मतलब आपने देखा होगा, अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो आपने ये देखा होगा कि जो बारबरी है ये भारत में भी पाई जाती है। एक बार देखना, देखा नहीं था तो अब जाके देखना कि क्या बारबरी नस्ल भारत में नहीं पाई जाती? पाई जाती है। लेकिन आप ये भी देखना कि क्या टोगनबर्ग भारत में पाई जाती है? नहीं पाई जाती। ये एक स्पेशल एक्जोटिक ब्रीड है, विदेशी नस्ल है, ठीक है। तो बारबरी यहाँ पर पाई जाती है। वैसे तो आप बोल सकते हो बिटल भी नहीं है, बिटल लेकिन हरियाणा साइड पाई जाती है, लेकिन बारबरी इसको भी जाकर चेक करना, या देखिए ये भी भारत में पाई जाती है, आसानी से अवेलेबल है। तो इसको भी हम यहाँ पर प्राथमिकता नहीं दे सकते, इसको भी हम प्राथमिकता नहीं दे सकते, क्योंकि ये दोनों ही भारत में पाई जाती है। जमुना पर यह देसी नस्ल है, इसको तो आपको वैसे भी कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। बस यहाँ पर आपका जो राइट आंसर निकलता है वो निकलता है टोगनबर्ग। क्यों? क्योंकि आप देखिए जो मैन एक्जोटिक ब्रीड है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये आपका टोगनबर्ग ही रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन पर आपको डाउट पैदा नहीं होना चाहिए, बस आपको क्वेश्चन को समझने का तरीका होना चाहिए कि उसने क्या पूछना चाहा है, एग्जैक्ट क्या पूछना चाहा है उसने, ठीक है। बस यहाँ पर यही लगाना था कि इनमें से ऐसी कौन सी ब्रीड है जो कि भारत में नहीं पाई जाती है, वही तो होगी विदेशी नस्ल। क्यों? क्योंकि भारत में अगर वो नहीं पाई जाएगी तो ही तो होगी वो विदेशी नस्ल। अगर भारत में वो पाई जाएगी, चाहे वो ओरिजिन उसका कहीं से भी हुआ हो, लेकिन अगर यहाँ पर पाई जा रही है तो वो क्या एक स्पेशल एक्जोटिक ब्रीड मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी, ठीक है। मेरा मेरा काम है आपको एक बार बताना, एक बार आपको यहाँ पर डाउट क्लियर करना। बाकी आप जानो आप किस पर रेट लगा रहे हो, नहीं लगा रहे हो, ये तो आप ही जानो और आपको बोर्ड जाने, ठीक है। वैसे आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, जिससे भी आप चाहो, आपको जो भी अच्छा लगे आप वो करिए। बस यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ। गर्भ विधि, गर्भ विधि है कॉमन सा क्वेश्चन था। आपको ये पता है कि फैट है, वसा है, जिसे हम चिकनाहट भी बोलते हैं, फैट या वसा इसे ही हम चिकनाहट बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो हम मात्रा ज्ञात करते हैं तो इसके लिए कौन सा विधि यूज़ करते हैं? आपको बताया था जो गर्भ विधि है जिसमें 1100 राउंड प्रति मीटर इसे घुमाया जाता है, इसमें दूध की मात्रा 10.75 ml ली जाती है। आया हुआ का कुछ याद? वसा की मात्रा ज्ञात करने के लिए 1100 राउंड प्रति मीटर जिसे घुमाया जाता है, जिसमें दूध की मात्रा 10.75 ml यूज़ की जाती है, वही विधि हमारी गर्बर विधि है, जिसमें हम क्या करते हैं? वसा की मात्रा हम ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो आपका डायरेक्ट यहाँ पर राइट आंसर हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब यहाँ पर ये बताइए FMD रोग है, चलिए मान लेते हैं आपने ये तो सुना है वायरस है, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर, वायरस सभी को पता है FMD वायरस से होता है, लेकिन मैनली होता है, ये तो नहीं कहा कि ये अदर से नहीं हो सकता। मैनली देखा जाए, इसका एग्जाम्पल की मैं बात करूँगा, जैसे कि आम में आप चली जाइए, आम में आपको ये पता है जो ब्लैक टिप है, ये आपको पता है कि ईंट के भट्टों से निकलने वाली जो SO2 गैस है, इसी से याद रखिए आम का काला धब्बा रोग होता है, ब्लैक टिप रोग होता है, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते, लेकिन वो बोरोन की कमी से भी हो सकता है। आप ये नहीं कह सकते वो सल्फ़र डाइऑक्साइड की कमी से ही हो रहा है या फिर उसकी अधिकता से ही हो रहा है, ईंट के भट्टों से ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि याद रखिए अगर ऐसे कोई क्षेत्र है जहाँ पर बोरोन की कमी है तो वहाँ पर भी याद रखिए ब्लैक टिप रोग हो जाता है, ब्लैक टिप रोग हो जाता है, ठीक है।
एग्जाम्पल कई सारे यहाँ पर आपको दे सकता हूँ, लेकिन पॉपुलर क्वेश्चन आपको ये है, आपने ये क्वेश्चन सुना होगा, ब्लैक टिप रोग है ईंट के भट्टों से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण होता है, लेकिन इसके साथ साथ ये बोरोन की कमी से भी होता है। ठीक है, तो अगर सल्फर डाइऑक्साइड की वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, तो वहाँ पर अगर बोरोन की दिक्कत है तो वहाँ पर भी ब्लैक टिप रोग हो सकता है। मतलब एक रोग के अलग अलग कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पर उसने बस वायरस नहीं दिया, आपको ये सोचना चाहिए था कि चलो वायरस नहीं दिया है तो किस प्रकार से हो सकता है। आपने कभी ओल्ड पेपर सोल्व किया होगा तो आपको ये पता चल गया होगा कि एफएमडी रोग है, याद रखें, ये एक मतलब जलवायु खाना है, उनका तो चारा होगा, पशुओं का खाना क्या है, चारा है एक तरीके से। मतलब खाना या जल अगर प्रदूषित होता है तो उससे भी याद रखें ये रोग हो जाता है। ठीक है, कभी आपने डब्ल्यू पेपर के सोल्व किए होंगे तो आपको पता होगा इस बारे में, क्योंकि एक बार ये ऑलरेडी पूछा गया है ये क्वेश्चन, उसमें बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज थी। उसमें ये पूछा गया था संदूषण, मतलब किस प्रकार के ये पदार्थ से बीमारी होती है। ठीक है, उसमें भी वायरस ऑप्शन में नहीं था, लेकिन उसमें ये था कि ये जल और खाना दोनों अगर संदूषित हो जाते हैं, प्रदूषित हो जाते हैं, तो उससे भी ये रोग हो जाता है। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते थे। जैसे कि मान लीजिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं बात करूँगा कि तो किसी विटामिन की कमी से तो नहीं होता, किसी विटामिन की कमी से तो ये नहीं होता। ठीक है, चलिए ये मान लेते हैं पैरासाइट है, मतलब पैरासाइट में आते हैं कीट मकोड़े। ठीक है, तो ये कीट मकोड़ों से भी नहीं होता है, आपका वैसे ही ऑप्शन कट रहा था। बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से तो ये है ही नहीं, क्योंकि ये वायरस जनित है, तो बैक्टीरिया तो आपका डायरेक्ट कट रहा था। मतलब 3 ऑप्शन तो वैसे ही आपके कट रहे थे, इतना तो आपको पता था। बैक्टीरिया तो हो ही नहीं सकता, पैरासाइट है, कीड़े मकोड़े हैं, इनसे तो हो ही नहीं सकता। बस तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना था कि किस प्रकार की एक संसर्ग डिजीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करूँगा। भारत में ऊँट पाए जाते हैं, मान लेते हैं अरेबियन प्रजाति के हैं, या फिर इस क्वेश्चन को आपको यहाँ पर देखना चाहिए था। यहाँ पर आपको डायरेक्ट लिखा हुआ है कि सिंगल हम्प्ड जो अरेबियन ऊँट होते हैं उनका नाम क्या होता है। ठीक है, हिंदी में आपको सिंगल नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर केवल आपको लिखा हुआ है अरेबियन, लेकिन इंग्लिश में आपको लिखा हुआ है कि जिसमें केवल एक कुबड़ पाई जाती है, वो कौन सा क्या होता है, ऊँट होता है, उसका नाम क्या होता है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। वैसे मैंने इस क्वेश्चन को भी आपको कई बार रटवाया था कि भाई रट लेना, यहाँ से क्वेश्चन आता है, पिछली बार भी पूछा गया था, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो याद रखिए इसके 2 नाम होते हैं, एक होते हैं बैक्टीरियंस, एक होते हैं ड्रोमेडेरियम। तो बैक्टीरियंस का मतलब यहाँ पर आप यही ले सकते हो कि बैक्टीरिया है ये ज़्यादा होते हैं। ठीक है, आपको याद नहीं है तो इसको तरीका एक बता सकता हूँ कि जो बैक्टीरिया है ये ज़्यादातर होते हैं, क्योंकि आपने संख्या देखी होगी, जब आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपने पढ़े होंगे तो बैक्टीरिया आपने ज़रूर पढ़ा होगा। तो बैक्टीरिया क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कर सकते थे। बैक्टीरिया में क्या होती है, 2 कुबड़ होती है। बैक्टीरियंस आपका यहाँ पर ऑप्शन कट जाता, तो जो भी ऑप्शन आपका बच जाता वो ड्रोमेडेरियम होता। ठीक है, मतलब जो सिंगल हम्प होती है, एक कुबड़ होती है, वो किस में होती है, वो ड्रोमेडेरियम में पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि राजस्थान की मेरिनो, ये कॉमन सा क्वेश्चन था, आप सभी पढ़ते होंगे इस क्वेश्चन को, और लगभग हर एक स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि राजस्थान की मेरिनो किसे कहते हैं, चोकला को कहते हैं। क्यों, क्योंकि याद रखिए जो वूल है वो एक अच्छी प्रोडक्शन किससे होती है, वो चोकला से होती है, इसलिए याद रखिए इसे ही क्या बोल दिया गया है, राजस्थान की मेरिनो इसे बोल दिया गया है। क्यों, क्योंकि पूरे विश्व की बात करेंगे तो सबसे अच्छी खासी जो ऊन है याद रखिए वो मेरिनो से प्राप्त होती है। तो उसी की संज्ञा याद रखिए राजस्थान की किसे दी गई है, चोकला को दी गई है। क्यों, क्योंकि इसके याद रखिए फाइन क्वालिटी की वूल प्राप्त होती है, इसलिए इसको भी याद रखिएगा, राजस्थान की मेरिनो नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन सा क्वेश्चन था, आप आसानी से कर सकते थे। तांबे का रंग, तो तांबे का रंग होता है याद रखिए बदावरी का होता है, इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विरेचक के रूप में किसका प्रयोग किया जा सकता है। चलिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखेंगे, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है, अरंडी का तेल, मैग्नीशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, या फिर उपरोक्त सभी। तो ये बताइए आपके जो सिलेबस है उसमें ही ये तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा विरेचक। ठीक है, जो विरेचक है उसमें आपके 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, एक आपको दे रखा है अरंडी का तेल, एक आपको दे रखा है मैग्नीशियम सल्फेट। ये तो आपके डायरेक्ट सिलेबस का क्वेश्चन है, मतलब जो आपको दे रखी है उन चारों में से एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको ये दोनों तो सिलेबस में थे, आपको मान लीजिए ये पता नहीं था, लेकिन जहाँ पर 2 ऑप्शन अगर आपके हार हैं 4 में से, तो वहाँ पर उपयुक्त सभी आएगा। ये तो पता होना चाहिए आपको कि अगर आपको 2 ऑप्शन लग रहे हैं कि ये तो एग्जैक्ट है, तो तीसरा ऑप्शन आपको पता भी नहीं है, तब भी आप उपयुक्त सभी तो करोगे, क्योंकि यहाँ पर 1 व 2 दोनों तो है ही नहीं ऑप्शन में।
ठीक है, यहाँ पर तो उपयुक्त सभी है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर डायरेक्ट जा रहा था उपयुक्त सभी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप डायरेक्ट सिलेबस उठा के देख सकते हो, ये क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट है, आपको सिलेबस में ही मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो लगभग स्टूडेंट सब करके आए हैं। तो CSRI कई बार बताया था, CSRI जिसकी स्थापना याद रखिए 1962 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? अविका नगर मालपुरा टोक में हुई थी, और जो कि अविका नगर मालपुरा टोक राजस्थान में ही स्थित है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका एग्जैक्ट था, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे सिंगल सेफ मतलब सिकल सेफ। यहाँ पर याद रखिए आपके दो क्वेश्चन बनते हैं, एक बनता है हंसी आकार का, एक बनता है जलेबी आकार का। ठीक है, एक बनता है जलेबी आकार का। अब यहाँ पर इसको तो चलिए मान लीजिए आप आसानी से याद रख सकते हो कि मुर्रा है, तो मुर्रा का क्या होता है? जलेबी के आकार के सींग होते हैं। लेकिन आप हंसी आकार के है, इसे कैसे याद रखोगे? तो इसे याद रखें, आपको इंग्लिश में ध्यान रखना है सिकल। अब सिकल से याद रखिए इसका पहला वर्ड क्या है? एस है, तो इस एस से ही आपको याद रखना है एस। ठीक है, ऐसे याद रखना, मतलब सिकल है ये सूरती का होता है। किसका होता है? सूरती का होता है। ठीक, इतना याद रखना। मुर्रा का किस प्रकार का होता है? जलेबी के आकार का होता है। मुर्रा का यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि आपको ये पता है कि मुर्रा में क्या होता है? जलेबी के आकार के सींग होते हैं। लेकिन आपको ये पता नहीं कि सिक्कल किसके होते हैं, तो याद रखना एस याद रख सकते हो आप, डायरेक्ट याद रख सकते हो, क्योंकि इसमें आपको डाउट नहीं होगा। किस प्रकार से? एस मतलब सिक्कल किस में होते हैं? सूरती में होते हैं। सिक्कल किस में होते हैं? सूरती में होते हैं। सिक्कल मतलब हंसी आकार, सिक्कल मतलब हंसी आकार, तो हंसी आकार किस में होते हैं? सूरती में होते हैं। अब याद रहेगा। चलिए, न्यूकेसल रोग है, डायरेक्ट आपको जब भी डिजीज़ करवाई थी आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन बताया था कि न्यूकेसल रोग याद रखिए रानीखेत को ही बोला जाता है। ये क्वेश्चन याद रखिए डायरेक्ट पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। रानीखेत रोग को ही न्यूकेसल रोग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको बस एक पॉइंट ध्यान रखना था। मान लीजिए आपको कितना भी याद नहीं था ये क्वेश्चन, बस इसने ये पूछा था कौन सा एग्जैक्ट नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए जब भी कोलेस्ट्रम दिया जाता है, बछड़े को दिया जाता है, वो कितना दिया जाता है? उसके शरीर भार का 10% दिया जाता है। इतना तो पता होगा, उसके शरीर भार का केवल 10% दिया जाता है, न कि ज़्यादा दिया जाता है। तो यहाँ पर तो आपको डायरेक्ट ही दे रखा है 20% तक। तो आपने जब भी खींच पढ़ा हुआ ये क्वेश्चन तो पढ़ा होगा कि 10% दिया जाता है। तो अगर आपको एक पॉइंट भी समझ आया तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते थे, क्योंकि उसने गलत ही तो पूछा है, उसने सही तो नहीं पूछा। आपको इतना पता है कि 10% है, तो उसने तो 20% दे रखा है, मतलब यही ऑप्शन ही गलत है। तो यहीं पर आपका राइट आंसर हो जाता। मतलब तीनों ऑप्शन आपको पता नहीं थे, केवल आपको एक ऑप्शन पता था, उसके अकॉर्डिंग भी ये आपका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, बस क्वेश्चन का तरीका आपको होना चाहिए, आप क्वेश्चन को आसानी से अटेंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है काप्रा हिरकस। तो कैप्रा हिरकस किसको बोला जाता है? बकरी को बोला जाता है, हमें पता है, आसानी से ये पता है, सभी को पता है। ओविसेरिस किसका होता है? भेड़ का होता है। भैंस का क्या होता है? बुबलस कार्पेंसिस या फिर सिनेंसिस। ठीक है, जो कि दलदली भैंस का होता है। गोवंश का क्या होता है? केटल का क्या होता है? गाय का क्या होता है? पता है ना, बोस इंडिगस। विदेशी गाय का क्या होता है? बोस्टोरस। इनका तो सभी को नाम पता होना चाहिए, क्योंकि आप जब पढ़ रहे हो तो इनका अगर आपको जूलॉजिकल नाम ही पता नहीं है तो आपको क्या याद होगा? ये तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि इनका नाम क्या है। जब गाय भैंस पढ़ते हो, भेड़ बकरी पढ़ते हो, मुर्गी आप पढ़ते हो, ऊँट आप पढ़ते हो, तो सबसे पहले तो इनका जूलॉजिकल नाम ही आपको पता होना चाहिए। यहाँ से आपके दो क्वेश्चन पूछ लिए हैं, आपको बकरी का पूछ लिया है, आपको किसका पूछ लिया है? ऊँट का पूछ लिया। मतलब दो क्वेश्चन तो आपको केवल जूलॉजिकल नाम से ही पूछ लिया है। कहाँ दिक्कत थी? नॉर्मल था क्वेश्चन। काप्रा हिरकस किसको बोला जाता है? बकरी को बोला जाता है। अब बात करते हैं CLR। तो CLR के बस कुछ नहीं है, आपको एक पॉइंट याद रखना है कि 1.0 जितना भी अगर आपको ऑप्शन में दे रहा है, जितना भी आपको क्वेश्चन में दे रहा है, जैसे कि यहाँ पर पूछा गया था 28 का CLR बताइए, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको 1.0 ऐड करना है, और जितना भी यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है उतना ही यहाँ पर आपको लिख देना है। जितना भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है उतना ही आपको 1.0 लगा के ऐड कर देना है। तो बस ये आपका राइट आंसर था, इसमें तो कोई आपको दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1.028 है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जो वयस्क ऊँट होता है तो उसमें दांतों की संख्या कितनी होती है? तो दांतों से कभी कभी क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। वैसे आपको नॉर्मल वे में जो पता होगा वो अस्थायी दांत 20 होते हैं, टोटल दांत 32 होते हैं, इतना तो आपको पता है। लेकिन जब आपको 32 ऑप्शन में ही नहीं है तो आपको कन्फ्यूज़ होने की कहाँ ज़रूरत थी? यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगा लेते हैं यहाँ पर, तो कि 32 नहीं है तो 34 होंगे। तो बस इसका राइट आंसर भी क्या है? 34 ही है। क्या है इसका राइट आंसर? 34 ही है। ठीक है, याद रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि विश्व की सबसे लोकप्रिय ऊनी भेड़ की नस्ल कौन सी होती है? तो याद रखिए, अभी तो आपको बताई थी,
अभी तो आपको बताई थी कि राजस्थान की मेरिनो चोकला को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि याद देखिए, राजस्थान में जो सबसे अच्छी ऊन प्राप्त होती है, सबसे फाइन क्वालिटी की जो ऊन प्राप्त होती है, वो किसकी प्राप्त होती है? चोकला की प्राप्त होती है। किसमें? राजस्थान में। लेकिन पूरे वर्ल्ड की अगर बात की जाए, पूरे विश्व की अगर बात की जाए, तो किससे होती है? मेरिनो से प्राप्त होती है। तो मतलब इसी क्वेश्चन से आपके 2 क्वेश्चन पूछ लिए हैं। अभी आपको बताया था विश्व में बोलते हैं सबसे अच्छी ऊन है, याद रखिएगा, मेरिनो से प्राप्त होती है, और राजस्थान में सबसे अच्छी ऊन है वो चोकला से प्राप्त होती है। इसी कारण चोकला को भी मेरिनो की संज्ञा ही दी गई है। मतलब इस क्वेश्चन से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जूलॉजिकल नाम से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इससे अच्छा पेपर आपका क्या हो सकता है? अब यहाँ पर ये मत करना सर जी ये तो हमारे डाउटफुल क्वेश्चन है, ये तो हमारे रिट लगानी चाहिए। यहाँ पर कोई रिट नहीं लग रही है, ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं जिसमें रिट लगनी चाहिए। बस हिंदी में कुछ है जहाँ पर आप रिट लगा सकते हो, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, उनके बारे में भी जिक्र करेंगे अभी। लेकिन पहले इनको कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें थोड़ा सा आप लगा सकते हो, क्योंकि इसने पूछा है कृमिनाशक दवा। अब कृमिनाशक दवा में आपने पढ़ा होगा, याद रखिए, एक नीलाथ होता एक होता है फिनोविस। ठीक है, आपकी जो सिलेबस में है वो एक तो नीलाथ होता है, एक फिनोविस है। आपको ये पता है कि जो लाल दवा है ये जीवाणु रोधक होती है, न कि नाशक होती है। जीवाणु रोधक का काम लाल दवा करती है। कुछ स्टूडेंट ने यहाँ पर पोटेशियम पर मैग्नेट मान रखा होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें भी थोड़ा सा डाउट है। क्योंकि याद रखिए, जो लाल दवा है ये तो एक प्रकार का जीवाणु रोधक होता है, न कि नाशक होता है। उसने तो पूछा था नाशक कौन सा होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि पोटेशियम पर मैग्नेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आगे आप अगर किसी बुक में पढ़े हो, 11-12 की बुक में ये पढ़े हो ये क्वेश्चन, तो आप मैच कर सकते हो। अगर आपको लगता है वहाँ से ये क्वेश्चन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस पर रेट लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जो भी डाउटफुल है उसके बारे में तो आपको एग्जैक्ट बोल रहे हैं। ठीक है, कृमिनाशक लाल दवा नहीं है। लाल दवा हमें पता है जीवाणु रोधक है, ठीक है, इतना हमें पता है, लेकिन नाशक तो ये नहीं है, इतना तो हमें पता है। तब इस पर भी रेट लगाने की कोशिश कर सकते हो, आगे आपकी मर्ज़ी। चलिए, होते हैं हमारे यहाँ पर 100 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो अब यहाँ पर आपको कौन कौन से पर लगानी चाहिए यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट बता चुका हूँ। आपको पेपर है ये भी सॉल्व करवा चुका हूँ। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है, आपको अगर कोई डाउट लग रहा है, तो उसके बारे में हम अलग से एक सेशन रख लेंगे। मतलब अगली जो भी क्लास है वो हम केवल जो भी क्वेश्चन है जो डाउटफुल है, आपको रेट किस पर लगानी चाहिए, आपको किस पर नहीं लगानी चाहिए, उसके बारे में भी हम एक स्पेशल सेशन कर लेंगे। क्योंकि ये क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन आई थिंक आपको इस क्लास से ये पता चल गया होगा कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से आपको अटेंड करना चाहिए। ठीक है, सॉरी फॉर ये कोई वॉइस है, चिड़ियों की चहचहाना है। क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, तो मॉर्निंग में तो पक्षी भी थोड़ा इन्जॉय करते हैं, तो उनका तो इन्जॉय का तरीका ये रहता है। ठीक है, नेचर अपना भी तो क्या करती है। चलिए, बाकी ज्ञान को छोड़िए, केवल बस क्लास आपको पता चल चुकी है, क्लासेस में आपको क्या क्या बताया गया है। अगर आपने अभी तक सुना होगा तो आपको सभी क्वेश्चंस यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। तो जो भी गलती की है इस पेपर में आपने की है, आगे मत दोहराना। ठीक है, इन बातों का ही आपको ध्यान रखना है। कोई दिक्कत नहीं, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, आपका नहीं हो पाया है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा आएगी वैकेंसी, दोबारा आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक लिए अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। फर्स्ट अटेम्प्ट था, नहीं हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी आएगी वैकेंसी। ठीक है, लगातार आएगी, AAO की आ रही है, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की भी दोबारा से आ रही है। तो बस आप तैयारी करते रहिए, वैकेंसी आती रहेगी। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करते चलना, शेयर कर देना, क्योंकि यहाँ पर कुछ ही स्टूडेंट है जिनको डाउट है, तो उनको यहाँ पर शेयर ज़रूर कर देना क्लास को, ताकि उनका डाउट है वो क्लियर हो सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।